नीति बनाओ। तो जो पायदान पे आखिरी व्यक्ति है उसके बारे में पहले सोचो, क्या उसको इस नीति से फायदा होगा कि नुकसान होगा, और फिर नीति निर्धारण होगा। तो आज बापू गांधी को याद करते हुए हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा सरकार पायदान के उस आखिरी आदमी के लिए नीति बनाने की बजाय उसके लिए तबाही के इंतजाम कर रही है, और जो पायदान में सबसे ऊपर संभ्रांत है, सबसे ऊपर कॉरपोरेट घराने हैं, उनकी मदद में जुटी है। हम ट्रेड यूनियंस ने बापू गांधी के इस जयंती के मौके के ऊपर ये जो नेशनल कन्वेंशन करने का निर्णय लिया है, हम बापू गांधी के उस नियम और उस सिद्धांत को जो उन्होंने तय किया उसी के हिसाब से अपनी डिक्लेरेशन को सब मिलजुल करके बनाए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन पड़ता है, उनको भी मैं इस मौके पे याद करना चाहती हूँ। और जो डिक्लेरेशन जिसका चर्चा रेड्डी जी ने किया है उसके ऊपर काफी डिस्कशन करके कल हम ट्रेड यूनियंस की तरफ से उसको हम लोगों ने फाइनलाइज किया। चर्चा में जो जिक्र किया है हड़ताल का रेड्डी जी ने यहाँ पर, उस हड़ताल के बारे में हमने डेट पे चर्चा करते हुए 26 नवंबर हमने उसको जीरो इन किया कि 26 नवंबर को हम वो एक दिन का हड़ताल करेंगे, जो हमारी प्रिपरेशन है बहुत बड़े आंदोलनों को आगे सर अंजाम पहुंचाने में। और इसका भी जिक्र किया गया कि हम बड़े आंदोलनों की तरफ बढ़ेंगे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी इस डिक्लेरेशन के अंदर हमने सभी सेक्टर्स को लिया, हमारे साथी कुछ चीजों को, अलग अलग चीजों को डिटेल में सभी लेंगे। मैं इस डिक्लेरेशन इटसेल्फ के ऊपर ही कुछ बातें करना चाहती हूँ। हम लोगों ने फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, स्टेट के, सेंटर के, और उसके साथ साथ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, प्रोडक्शन सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, साइंस टेक्नोलॉजी का एरिया है, हर क्षेत्र को इसके अंदर उसका संज्ञान लिया है। हमने अपनी इस डिक्लेरेशन के अंदर हमने जो प्राइवेट सेक्टर का बड़ा उद्योग है और छोटा उद्योग है या जो गृह उद्योग है, उन सबका हमने संज्ञान लिया है कि वहां के एम्प्लॉइज और वर्कर्स के सामने कौन सी दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। हमने अपने डिक्लेरेशन के अंदर चाहे वो बीड़ी मजदूर हो, निर्माण के हो, या घरेलू उत्पाद करने वाले हो, डोमेस्टिक वर्कर्स हो, वो रिक्शा पुलर्स हैं कि वो ऑटो ड्राइवर्स हैं कि वो टैक्सी ड्राइवर्स हैं कि ट्रक ड्राइवर्स हैं कि बस ड्राइवर्स हैं, वो हमारे एग्रीकल्चर वर्कर्स हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने काम होते हैं उनके साथ जुड़े हुए वर्कर्स हैं, हमारे लोडर्स हैं, अनलोडर्स हैं कि हमारे कुलीज हैं, हमारे ठेका और दिहाड़ीदार मजदूर किसी ना किसी तरीके से काम करके घर का चूल्हा जलाने की बात करते हैं, वो सबका हमने जिक्र किया है। और उसके साथ हम लोगों ने स्कीम वर्कर्स की समस्याओं का भी जिक्र किया है, चाहे वो आंगनवाड़ी हो, आशा वर्कर हो, मिड डे मील वर्कर्स हो, क्योंकि इस वक्त सभी यूनियनों के साथी नीचे तक एक्टिविस्ट जुड़े हैं आज की मीटिंग में। तो मैं सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से, फेडरेशंस और एसोसिएशंस की तरफ से उनको आश्वस्त कर रही हूँ कि कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसको हमने सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने इस डिक्लेरेशन को बनाते वक्त ध्यान में नहीं रखा हो। हम लोगों ने कोरोना फ्रंट रैंक फाइटर्स के बारे में भी इसमें
जिक्र किया है। ना केवल उनकी दिक्कतें, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए उसका भी हमने संज्ञान लिया है। और अगर हमने संज्ञान लिया है कि डीए और डीआर क्यों फ्रीज कर दिया गया वो देना चाहिए, तो हमने ये भी संज्ञान लिया है कि आप एक पुराना सर्कुलर उठा के मोदी सरकार क्यों उठा के ले आई कि सरकारी कर्मचारियों को पहले ही निवृत्त कर दिया जाएगा सेवा से, उनको निकालने के रास्ते तैयार कर ली, उसका भी हमने जिक्र किया। बहुत सी चीजें डिक्लेरेशन की मेन बॉडी में है, बहुत सी चीजें हैं जो आखिर के अंदर हमने डिमांड्स के रूप में लिखी है, नीचे लिस्ट की है, लेकिन इशू हमने कोई नहीं छोड़ा। इसके साथ साथ हम ये समझते हैं कि हमारी ट्रेड यूनियंस लगातार संघर्षों में रही, आंदोलनों में रही, और अभी से नहीं, जब से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली 2014 से, उनके पहले साल के जो 5 साल का कार्यकाल था उसी में ही उन्होंने हमारे पब्लिक सेक्टर पे भी हमला बोला था, हमारे श्रम कानूनों पे भी हमला बोला था, वो ऑर्डिनेंस किसानों के लिए भी लेकर के आए थे, उन्होंने नोटबंदी भी की थी, उन्होंने बेकारी की हालत भी बढ़ाई थी, उन्होंने आर्थिक तंत्र को भी मंदा किया था। वो तो सब उस पीरियड का दृश्य है जिसको हम लोग जानते हैं अच्छे से। और कोरोना महामारी से पहले जब दोबारा वो कुर्सी पे बैठे तो विनिजन से और स्पीड से और तेजी से उन्होंने पहले 5 साल के कार्यकाल के जो उनकी सोच थी, समझ थी, उसको उन्होंने बढ़ाना शुरू किया। तो हम तो आराम से नहीं बैठे, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस तो तब भी संघर्ष कर रही थी, और सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने 2019 के चुनावों के बाद भी आंदोलन किए, हमने तो हड़ताल भी की इस देश के अंदर। वो सब कुछ सिलसिला चल रहा था, लेकिन मंदी भी बढ़ रही थी, बेकारी भी बढ़ रही थी, जॉब क्रिएट नहीं हो रही थी, जॉब लॉसेस हो रहे थे, भूखमरी बढ़ती चली जा रही थी, गरीबी में धंसने वालों की गिनती बढ़ रही थी, वो सब कुछ चल रहा था, और ऊपर से कोरोना की महामारी आ गई। और इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस सरकार ने ये पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बनी महामारी, हमारे देश के अवाम के लिए मुसीबत बनी ये महामारी, लेकिन हम समझते हैं कि मोदी सरकार ने जो ये कहा कि ये हम अपॉर्चुनिटी में बदल देंगे, तो उनका अपॉर्चुनिटी का अर्थ क्या है? क्या वो इसको अपॉर्चुनिटी की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि पूरा सुपड़ा साफ कर दे हमारे पब्लिक सेक्टर का, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कौड़ियों के भाव में बेच डाले, श्रमिकों के ऊपर हमले और तेज करके उनके सारे अधिकार छीन डाले? क्या ये उनकी अपॉर्चुनिटी और मौका है? उनको वरदान मिल गया है कोरोना वायरस का कि वो किसानों की जमीन छीनेंगे? अपने नए कानूनों से बोलते हैं हम तो गरीब किसान की मदद कर रहे हैं, उसी को बर्बाद किया जाएगा। बोल रहे हैं हम असंगठित मजदूरों की मदद के लिए परिवर्तन लेके आए हैं, कोड बनाने के लिए लाए, उन्हीं की बर्बादी है। और जो कानून में है उनको भी कानून से बाहर निकाला जा रहा है, और जिनका ये जिक्र कर रहे हैं उनके ऊपर तो पहले से भी कानून लागू नहीं होते हैं, टोटल वायलेशन होता है इस देश के अंदर। तो इसलिए हम ये समझ रहे हैं सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के जानबूझ करके मिस्टर मोदी की सरकार ने इसको हेल्थ इमरजेंसी नहीं कहा, इसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लिया, ताकि वो जो करना चाहते हैं वो करते रहें, लेकिन अपोजिशन की आवाजों को वो हर तरीके से दबा दें, कुचल डालें, यही वो रास्ता अपना रहे हैं। इसलिए पूरे तंत्र का इस्तेमाल किया जा रहा है, संविधान के मूल्यों को तार तार किया जा रहा है, ये हम सब कुछ देख रहे हैं। कोई भी प्रश्न उठाता है, कोई भी उंगली उठाता है, कोई भी विरोध करता है, कोई भी नीति परिवर्तन की आवाज करता है, उसी को कुचलने की कोशिश की जा रही है। समाज का कोई भी हिस्सा हो, ये हम कहना चाहते। सेंट्रल ट्रेड यूनियंस आज इस बात का अहद लेती हैं किस तरीके के ऑपरेशन और सप्रेशन को हम स्वीकार नहीं करेंगे, और इसीलिए वो टोकन स्ट्राइक है 26 नवंबर जो हम लोग डेट तय किए हैं, आज अडॉप्शन होना है उसका, उसके बाद और लंबी लड़ाइयां और मजबूत लड़ाइयां होंगी, जिसके बारे में संजीव रेड्डी जी ने यहाँ पर चर्चा किया। और हम ये कहेंगे जैसा हम पहले लड़ते थे वैसा ही आप लड़ते आए। हम लोगों ने संज्ञान लिया इस डिक्लेरेशन पे, कोयला की हड़ताल का हमने संज्ञान लिया, 3 दिन की हड़ताल है, अभी भी उनका आंदोलन जारी है। बिजली के लोगों की उत्तर प्रदेश के अंदर जो लड़ाई है वो पूरे देश के बिजली के कामगार उनके समर्थन में उतरे हैं, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस भी उनके समर्थन में है। चाहे बीपीएसएल बीपीसीएल के लोग हड़ताल पे आए थे, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस उनके साथ खड़े हुए, या बैंक के लोग लड़ाई लड़े, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस उनके साथ खड़े हुए। पहले भी अगस्त 2019
2019 के अंदर डिफेंस के लोग हड़ताल में गए थे, पूरे उन्होंने महीने की हड़ताल घोषित की थी, सेंट्रल ट्रेड यूनियन उनके साथ खड़े हुए थे। अब वो 12 अक्टूबर से हड़ताल पे जा रहे हैं, सेंट्रल ट्रेड यूनियन मिलिटेंटली उनके साथ खड़े होंगे। 3 रेजोल्यूशंस हैं जिनको संजीव रेड्डी जी इस डिक्लेरेशन की पास के साथ साथ उन 3 रेजोल्यूशंस को भी वो पास करवाएंगे। एक कोयला के बारे में रेजोल्यूशन है, एक बिजली के बारे में रेजोल्यूशन है और एक रेजोल्यूशन डिफेंस स्ट्राइक जो 12 अक्टूबर से होने वाली है उसके बारे में है। वो भी डिक्लेरेशन के साथ साथ संजीव रेड्डी जी आखिर में उसको भी हम वो एडॉप्शन में रखेंगे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हर हिस्सा लड़ा है, किसान भी तो लड़े हैं, विद्यार्थी भी तो लड़े हैं, शिक्षक भी तो लड़ रहे हैं, बुद्धिजीवी भी तो लड़ रहे हैं, रंगकर्मी भी तो लड़ रहे हैं, थिएटर वाले भी तो लड़ रहे हैं, लेखक भी तो लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई के अंदर हमारे बहुत से प्रगतिशील, सही सोच रखने वाले, ऑब्जेक्टिव तरीके से रिपोर्टिंग करने वाले जो पत्रकार हैं, जिनके ऊपर भी हमले बोले गए हैं, वो भी लड़ रहे हैं। और इसलिए मैं इस मौके के ऊपर जो कहना चाहती हूँ, हम अगर आज इस लड़ाई के मैदान में इतनी मजबूती से खड़ा होना चाहते हैं, हमें ताकत कहां से? हमें अपने आंदोलन से है, हमें अपने इतिहास से है। दुनिया के अंदर मजदूरों ने 19वीं सदी के अंदर संघर्ष शुरू किया और मैं फख्र से कह सकती हूँ कि हिंदुस्तान के मजदूर ने, अगर दुनिया का 150 साल का इतिहास है मजदूरों के संघर्ष का, तो हिंदुस्तान का 190 बरस से ज्यादा का मजदूरों का लड़ाई का इतिहास है। और उस इतिहास ने इस देश के अंदर एक राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाई जिसको चलते हुए ब्रिटिश साम्राज्यवाद को चुनौती दी गई। 19वीं सदी के आखिरी आते आते बहुत सी यूनियंस हिंदुस्तान में बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। 20वीं सदी आते हुए यूनियनों के बनने का अंबार लग गया और हड़ताल के बाद हड़ताल हुई, अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन भी तेज हुआ। आजादी के आंदोलन में इस देश के मजदूरों ने हिस्सेदारी निभाई। आजादी के लिए मजदूर लड़ रहा था, अपनी मांगों के लिए लड़ रहा था, अपनी डिग्निटी के लिए लड़ रहा था। ये मजदूर वर्ग ने किया और फिर एक राष्ट्रीय स्तर के ऊपर एक पहले संगठन का भी गठन हुआ 1920 के अंदर। सभी किस्म की विचारधाराओं को सम्मोहित किए हुए AITUC बना था 1920 में। 1920 से पहले और 1920 के बाद जब तक और राष्ट्रीय संगठन नहीं बने, वो हमारी सबकी धरोहर है, वो संघर्षों की धरोहर है। हम लोगों ने, मजदूर संगठन ने सबसे पहले आवाज उठाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस की। हमारे मजदूर संगठनों ने सबसे पहले आवाज उठाई इस देश के अंदर संविधान सभा होनी चाहिए। हमारे मजदूर संगठनों ने सबसे पहले आवाज उठाई कि आजाद हिंदुस्तान का संविधान कैसा होना चाहिए। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ आप साथियों को कि हम लोग अपनी परंपरा को, अपनी उस विरासत को आज आगे बढ़ाना चाहते हैं। आजादी के लड़े थे तो आजादी की सुरक्षा की बात करेंगे। हम अपने देश में संघर्ष किए संप्रभुतावादी भारत के लिए, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी के लिए, तो उसकी सुरक्षा के लिए लड़ेंगे जिसके ऊपर हमला है। हम लड़े थे एक सेकुलर इंडिया के लिए, एक डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए, और आज उसके ऊपर खतरा है तो हम उसके बारे में फिर से अहद लेते हैं कि हम ऐसे ही भारत की परिकल्पना भी करते हैं और उसी की सुरक्षा में भी हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं बहुत समय ना लेकर के ये कहना चाहती हूँ कि हम सब ने संक्षिप्त में इसमें बात रखनी है, तो उसमें मैं फिर से दोहरा दूं कि हाँ, हम एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये सरकार सेल्फ रिलायंस का नाम ले रही है, आत्मनिर्भरता का, और हमारे देश की आत्मनिर्भरता की कमर तोड़ रही है। हम अपने देश के पब्लिक सेक्टर की डिफेंस चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, और सरकार उसको बोरिया बिस्तरा लपेट करके कूड़े के दान में डालना चाहती है। सरकार आज मजदूर पे, किसान पे, हर हिस्से के ऊपर हमला बोली है। ट्रेड यूनियंस ने आजादी के आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ट्रेड यूनियंस आज एक साथ जुड़ करके अग्रणी भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे। किसानों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ, शिक्षकों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, समाज के हर संघर्षशील हिस्से के साथ मिल करके हम सेंट्रल ट्रेड यूनियन, हमारी फेडरेशन और एसोसिएशन कंधे से कंधा जोड़ करके हम लोग लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। और उसी में जो सारी मांग दोहराई संजीव रेड्डी जी ने, मैं उसके साथ खड़ी हूँ। उन्होंने डेट का, महीने का जिक्र किया और आखिर का जिक्र किया, तो जो
डिक्लेरेशन में 26 नवंबर लिखा है, मैं उसी की डिक्लेरेशन की तायद करती हूँ कि हम उस डेट को आज अडॉप्ट कर सके ताकि हम तैयारी कर सकें। अक्टूबर और नवंबर में सेक्टोरल कॉन्फ्रेंसेस, स्टेट कॉन्फ्रेंसेस, डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंसेस, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस, 2 महीने हमें आराम से नहीं बैठना है और 26 नवंबर के उस एक्शन के बाद फिर और बड़ी और ऊंची लड़ाइयों की तरफ बढ़ना है। मुझे पूरी आशा है कि और साथी लोग अन्य विषयों को लेकर के और गहराई से जाएंगे। मैं एक ही विषय छू दूं, देखिए ना, जो बड़ा भाई अंबानी है वो तो दुनिया के 5 अमीरों में इसी कोरोना काल में आ गया, और जो छोटा भाई है वो क्या कह रहे हैं, वो वहां लंदन की अदालत में कह रहे हैं मैं तो बीवी के गहने बेच करके अपनी जिंदगी चला रहा हूं। तो अगर आप बीवी के गहने बेच करके जिंदगी चला रहे हैं तो फिर रफाले का ठेका आपके पास क्यों रहना चाहिए? मैं आज ही कहना चाहती हूँ, मिहान के अंदर नागपुर में जो जमीन सौंप दी गई अनिल अंबानी को, वो जमीन उनसे वापस लेनी चाहिए और हमारी पब्लिक सेक्टर हिंदुस्तान और नॉटिक लिमिटेड को दी जानी चाहिए। ये कौन सा ड्रामा है? आप कह रहे हैं कि आप भिखमंगे हो गए और आप रफाले की डील को चलाएंगे और हिंदुस्तान की सरकार उनको वो डील देगी और हमारे पब्लिक सेक्टर को पीटेगी। ये नहीं चल सकता है। इसीलिए फिर से इस डिक्लेरेशन की तायद करते हुए, सपोर्ट करते हुए हड़ताल की तरफ हम बढ़ेंगे। जो सब लोग सुन रहे हैं, वो सारी यूनियन लीडर्स जो सुन रहे हैं, इसके ऊपर मुस्तैदी से आने वाले दिनों में कैंपेन करें, प्रचार करें और हमारा जो इतिहास के अंदर रोल बनता है उस रोल को निभाएं। मैं AITUC की तरफ, एटक की तरफ से आश्वासन दिलाती हूं कि हम अपने इस काम को आगे पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सबको मेरा सलाम, नमस्कार भी, आदाब भी और सत श्री अकाल भी मैं अपना स्थान लेती हूँ। धन्यवाद बहन जी। अब मैं हमारे भाई हरबचन सिंह जी HMS के